वेलकम बैक दोस्तों टाटा नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बल तथा गति के नियम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले टॉपिक से। सभी से पहले हम बात करेंगे बल तथा गति के नियम के अंदर बल की परिभाषा के। यह एक धक्का या खिंचाव बल कहलाता है, या किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यह आकर्षण या अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना बल कहलाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बल की व्याख्या। एक वस्तु जो यदि विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए, या कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है को विराम अवस्था में लाने के लिए या उसे धक्का दिया जाता है या उसे खींचा जाता है। इसी तरह यदि एक स्प्रिंग है या रबड़ बैंड है को खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। या यदि एक बैलून को दबाया जाता है अर्थात धक्का दिया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। स्पष्ट है कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन या आकार परिवर्तन के लिए या तो उसे धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है। अर्थात एक धक्का देना या खींचना ही बल है। बल एक भाववाचक संज्ञा है, अर्थात बल को देखा या सूंघा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बल के लिए आवश्यक घटक। बल के लिए निम्नलिखित घटक आवश्यक है। दो वस्तुएं जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरी जिसके द्वारा बल लगाया जाता है, तथा दोनों वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन। अतः बल के लिए तीन घटक आवश्यक है। दो वस्तुएं या उनमें संपर्क, किसी एक की अनुपस्थिति में बल नहीं लगेगा। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बल के प्रकार के। बल के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। तो चलिए दोस्तों सभी से पहले हम बात करते हैं संतुलित बल के बारे में। वैसा बल जो किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से लग रहा हो संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल किसी पिंड जो विराम अवस्था में को गतिमान नहीं करता, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता, वह संतुलित बल है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम असंतुलित बल के बारे में। बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में असमान रूप से लग रहा हो वह असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु अधिक बल वाली दिशा में गतिमान होने लगता है। उदाहरण मान लीजिए, हम फर्श पर जमीन पर रखे एक लकड़ी के बक्से को कुछ लोग धकेलते हैं, अर्थात खिसकाने के लिए बल लगाते हैं। समझ रहे हो ना, बल लगाते हैं। इस स्थिति में बक्से पर्दों पर बल लगता है, वह एक बल है जो लोग खिसकाने के लिए लगाते हैं। तथा दूसरा वह जो फर्श पर है, फर्श और बक्से के बीच में बक्से को खिसकाने की विपरीत दिशा में लग रहा है। जैसे खिसकाने की दिशा में लगाए जाने वाला बल उसको विपरीत दिशा में लगने वाले बल से ज्यादा है तो बक्सा खिसकता है या खिसकने लगता है, अर्थात यह असंतुलित बल है। और यदि बक्से को खिसकाने की दिशा में लगाया जाने वाला बल उसके विपरीत दिशा में लगने वाले बल से कम है तो बक्सा नहीं खिसकता, यह भी यही असंतुलित बल है। अर्थात किसी भी वस्तु को असंतुलित बल लगाने की स्थिति में वस्तु उस तरफ गतिमान हो जाती है जिस दिशा में बल हार्दिक हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसके बाद गैलीलियो के बारे में तथा गति का नियम। वस्तुओं की किसी अनातन तल पर स्थित गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष किया कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। अतः असंतुलित बल के शून्य होने की स्थिति में गतिशील वस्तु निरंतर गतिमान रहेगी, परंतु वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली, जैसे कि हम बात करते हैं गोली कुछ दूर जाएगी और फिर उसके बाद रुक जाती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों से प्रभावित होकर गति के तीन मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया। ये नियम किसी वस्तु की
गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति नियमों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम की। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जबकि उस पर कोई भारी बल कार्यरत न हो। इसे गति का प्रथम नियम या न्यूटन की गति प्रथम नियम कहा जाता है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका अर्थ है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है तथा अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसी तरह यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है। जैसे कोई बोल जा रही है तो वो चलना ही चाहती है, ये नहीं जैसे आप रोकोगे ऐसे। गुणवत्ता रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग की गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसी कारण से गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हम समझाने के लिए बस, कार आदि में हम सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। किसी चलती हुई गाड़ी में सीट तथा उस पर बैठे लोग सभी गति की अवस्था में होते हैं, परंतु सीट हम विराम अवस्था में रहते हैं। सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाए जाएं। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के ब्रेक के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने से हम सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने वाली गति को धीमा करती है तथा घायल होने से बचाती है। जैसे हम बस के अचानक चल पड़ने से हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, आगे की ओर नहीं गिरते, हमेशा पीछे की ओर गिरते हैं। एक स्थिर बस की फर्श के साथ हमारा पूरा शरीर विराम अवस्था में रहता है। बस के अचानक चल पड़ने के अर्थात गति में आ जाने से हमारा पैर जो बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है तथा स्थिर ही रहना चाहता है। यही कारण है कि बस के अचानक चल पड़ने, सतर्क नहीं रहने की स्थिति में हम पीछे की ओर गिर जाते हैं या फिर झुक जाते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हम मोटर कार के तीव्र गति के साथ तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ने पर हम एक और झुके। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते टाइम हम एक साइड थोड़े से झुकते हैं, जिस साइड हम बाइक मोड़ रहे हैं उस साइड। तो जैसे जब एक मोटर कार या कोई गाड़ी एक सरल रेखीय गति से में होती है तो उसमें सवार व्यक्ति के शरीर भी एक सरल रेखीय गति में होती है। इस स्थिति में जड़त्व के नियम के अनुसार गाड़ी में सवार तथा गाड़ी दोनों एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहते हैं। किसी तीक्ष्ण मोड़ मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, जिसके कारण दिशा बदलने के क्रम में संतुलन बनाए रखने हेतु मोटर गाड़ी के अंदर की ओर झुक जाती है, परंतु मोटर गाड़ी में सवार व्यक्ति का शरीर एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। अतः तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर गाड़ी के तीव्र गति के साथ मुड़ने के समय उस पर सवार व्यक्ति का शरीर जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर के अंदर दूसरी ओर झुक जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व हादिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार का समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ ही किसी वस्तु का जड़त्व कम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ता है तथा द्रव्यमान घटने पर जड़त्व कम होता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं संवेग मोमेंटम की। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल के संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया। संवेग को प्राय p से दर्शाया जाता है, अर्थात pm/mv।
जहाँ P संवेग है, M द्रव्यमान है तथा V वेग है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। जैसे संवेग का SI मात्रक की बात करते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक kg किलोग्राम होता है तथा वेग का SI मात्रक ms मीटर सेकंड होता है। अब चूंकि PmV, अतः P इक्वल टू kg.ms मीटर सेकंड, अतः P द्रव्यमान है का SI मात्रक इक्वल टू kg मीटर सेकंड हो गया, किलोग्राम जो कि हमने बता दिया। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि बल इस वेग को परिवर्तन करता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं गति का द्वितीय नियम के बारे में। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की उस दर पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। इसे गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। चूंकि न्यूटन ने इस गति नियम को दिया था, अतः इसे न्यूटन के गति की द्वितीय नियम भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हम दैनिक जीवन में गति के द्वितीय नियम का प्रयोग, जैसे क्रिकेट मैच के दौरान एक क्षेत्र रक्षक तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय हाथ पीछे करता है। आपने काफी बार देखा होगा, मैच में भी देखा होगा, टीवी पे भी आप खुद भी करते होंगे। जैसे कोई बॉल आ रही है, हम उसको उसी स्टॉप पे नहीं रोकते, थोड़ा बॉल पकड़ के पीछे वाली साइड ले जाते हैं अपने। तो जैसे क्रिकेट मैच के दौरान तेजी से आती हुई एक बॉल का स्वेग काफी अधिक होता है, साथ में पकड़कर बॉल को रोका जाता है, अर्थात बॉल का स्वेग शून्य किया जाता है। जैसे कोई बॉल आ रही है, वो अपने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है स्पीडली, तो हम जैसे ही पकड़ेंगे तो हमें लगेगी। अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, पकड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा उसके साथ उसके स्वेग को शून्य करते लेते आएंगे, तो हमें चोट नहीं आएगी। तेजी से आती हुई बॉल को रोकते समय क्षेत्र रक्षक हाथ को पीछे खींचता है। हाथ को पीछे खींचकर क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस कारण गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और गेंद गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें हाथ पर चोट नहीं लग पाती उसके कारण। अगर गेंद को अचानक रोका जाए, तीव्र गति से आ रही है गेंद, अगर हम उसको अचानक रोकेंगे, फिर आ रही है, वेग का बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है, जिसके कारण कैच को पकड़ने में क्षेत्र रक्षक अधिक बल लगाना होगा, जिससे हाथ में चोट लगने के कारण खिलाड़ी घायल हो सकता है। दोस्तों मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, उच्च कूद वाले खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर ही क्यों कूदना होता है। अब बताओ आप, भाई रंकड़ पे कूद लेंगे, कहीं रोड पे कूद लेंगे और कहीं पे कूद लेंगे, लेकिन उन्हें बालू मिट्टी पे ही क्यों कूदाया जाता है। ऊंची कूद में जमीन से टकराते समय खिलाड़ी के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए कुशन या बालू रखा होता है। कुशन या बालू पर कूदने या गिरने पर संवेग परिवर्तन की दर को शून्य होने के कारण समय बढ़ जाता है, जिससे खिलाड़ी को कोई चोट नहीं लगती तथा खिलाड़ी घायल नहीं हो जाता। यदि ऊंची कूद में खिलाड़ी कड़े सतह पर कूदता है तो संवेग परिवर्तन की दर अचानक से शून्य हो जाती है, जिससे खिलाड़ी चोट लगने के कारण घायल भी हो सकता है। अतः चोट लगने तथा घायल होने से बचने के लिए ऊंची कूद में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, कराटे का एक खिलाड़ी हाथ से मारकर एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली को कैसे तोड़ सकता है। आप और हम तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कराटे वाला खिलाड़ी है या फिर काफी ऐसे लोग हैं जो एक झटके में बर्फ की सिल्ली को, ईंट को, टाइल्स को, 2-3 ईंटें हो गई, 2-3 टाइल्स हो गई, बर्फ की सिल्ली हो गई, ऐसे तोड़ देते हैं। तो वो कैसे तोड़ते हैं। कराटे का एक खिलाड़ी हाथ को काफी गति से बर्फ की सिल्ली पर मारता है। बर्फ की सतह के कठोर होने के कारण हाथ में संवेग परिवर्तन की दर अचानक से शून्य हो जाती है। जैसे ही हम मारेंगे, हाथ एक झटके के साथ स्टॉप होता है तो हमें नीचे वाली साइड लगेगी। चूंकि गति के द्वितीय नियम के अनुसार, चूंकि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है,
अतः कराटे खिलाड़ी के हाथ का बल संवेग परिवर्तन की दर अचानक शून्य होने के कारण से बर्फ की सिल्ली पर लगता है, जिसके कारण बर्फ की सिल्ली टूट जाती है। कराटे का खिलाड़ी हाथ के संवेग परिवर्तन की दर बर्फ की सिल्ली पर मारते समय बिना किसी घायल हुए अचानक से शून्य करने में माहिर होता है। इसी कारण एक कराटे का निपुण खिलाड़ी हाथ के एक ही प्रहार से बर्फ की सिल्ली को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो जो दोस्त चैनल को पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी वो और दोस्तों को भेजें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हम ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए ऐसे 20 पार्ट लेके आएंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है। जिन दोस्तों ने हमारे पीछे वाले पार्ट नहीं देखे वो एक बार जाके पीछे वाले पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।